हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मण्या है और आपके चैनल का नाम है हिमांशु ब्रह्मण्या स्टडी पॉइंट। जैसा आपको पता है कि हमारी गीतांजलि क्लासेस एप्लीकेशन पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है भैया, आप जितने भी विद्यार्थी हमारे से जुड़े हुए हैं यूपीएससी में, है ना, तो आपको क्या करना है कि गीतांजलि क्लासेस का एप्लीकेशन का लिंक सबको सेंड करना है। और जो भी बच्चा नियमित रूप से कक्षा लेना चाहता है, जो भी अभ्यर्थी कक्षा लेना चाहते हैं, वे बच्चे हमारे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो संवैधानिक विकास चल रहा है, ठीक है ना। तो संवैधानिक विकास में आज हम 1919 का अधिनियम पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर संवैधानिक इतिहास की बात करें तो उसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम 1935 और 1919 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अधिनियम की बात कर रहे हैं, एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। किसकी बात कर रहे हैं? अधिनियम की बात कर रहे हैं। चार्टर की भी बात नहीं कर रहे हैं, है ना। सब में अंतर आपको बताया गया है ना। तो जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। और गीतांजलि एप्लीकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भैया आप जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, जो भी हमारी नियमित रूप से कक्षाएं पाना चाहते हैं विद्यार्थी, तो वो यहाँ पर हमारी कक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने मार्ले मिंटो सुधार पढ़ा था, तो मार्ले मिंटो सुधार के तहत बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी, वह भी महत्वपूर्ण था। ठीक है, अब होता क्या है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा कि होम रूल, इसकी पृष्ठभूमि समझिएगा पहले, है ना। इसकी पृष्ठभूमि समझिएगा। 1919 अधिनियम आया तो क्यों आया? वास्तव में क्या हो रहा था कि देश में होम रूल आंदोलन चल रहा था और होम रूल आंदोलन में दो नेता ज्यादा सक्रिय थे। कौन कौन से? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। यानी कि उन 2-3 साल में जो सबसे ज्यादा उदारवादी पंथ के नेता उभर के आए तो वह बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट आए। ठीक है, होम रूल का मतलब भी क्या होता है? स्वशासन ही होता है। क्या होता है? स्वशासन। यानी कि होम रूल का मतलब यह है स्वशासन, यानी कि वह स्वशासन की बात कर रहे थे। देखिएगा होता क्या है, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिएगा बिल्कुल ध्यान से आप। सबसे पहले हम क्या थे? उपनिवेश थे, है ना। भारत क्या था? उपनिवेश कॉलोनी के रूप में था। यानी कि यहाँ से कच्चा माल को लेके जाया जाता था और पक्का माल वहां से तैयार होकर भारत की ही मार्केट में बेचा जाता था, है ना। उसे क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। उपनिवेश का मतलब ये होता है कि देश आपका, लेकिन आपके ऊपर कोई दूसरा देश शासित है, यानी कि आपके ऊपर शासन कर रहा है, उसे ही आप क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? बात समझ में आ रही है? यानी कि माल आपका, कच्चा माल यहाँ से जा रहा है, पक्का माल कहाँ पर बन के आ रहा है? इंग्लैंड के कारखानों में बन के आ रहा है, और फिर दोबारा से कहाँ आ रहा है? भारत की मार्केट में आ रहा है बिकने के लिए। यानी कि जो पैसा है वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है? जाना चाहिए था भारत के पास, लेकिन जा कहाँ रहा है? इंग्लैंड के राजकोष में जा रहा है ना। ये क्या होता है? उपनिवेश होता है। क्या होता है? उपनिवेश होता है। बात समझ गए? तो हम क्या थे? उपनिवेश थे, है ना। भारत क्या था? एक उपनिवेश था। किसके लिए? इंग्लैंड के लिए, है ना। किसके लिए? इंग्लैंड के लिए था। तो आपने क्या किया? संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद में क्या हुआ कि स्वशासन की बात आई। स्वशासन क्या होता है समझिएगा। स्वशासन वह होता है कि शासन तो करेंगे आप, यानी कि शासन आप करेंगे, ठीक है, शासन आप कर रहे हैं, लेकिन सर्वोच्च सत्ता किसी और के पास हो। क्या हो? सर्वोच्च सत्ता किसके पास हो? किसी और के पास हो। वही क्या कहलाता है? स्वशासन कहलाता है। यानी कि शासन कौन कर रहा है? भारत के लोग कर रहे हैं, लेकिन वे किसके प्रति उत्तरदायी हैं? इंग्लैंड की महारानी के प्रति उत्तरदायी है। तो वही क्या कहलाता है? स्वशासन कहलाता है। आगे और डिटेल से हम आपको पढ़ाएंगे जब यहाँ पर तथ्यात्मक आएगा। ठीक है, आइएगा। तो आपको पता लगा कि होम रूल आंदोलन के कारण ही क्या आया था? भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे हम क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। वास्तव में हुआ क्या कि जब होम रूल आंदोलन बहुत तेजी से पूरे भारत में फैल रहा था, है ना, तो इसको दमन करने के लिए क्या किया गया? कुछ सुधार किए गए, है ना।
कुछ सुधार भी हुए, कुछ नकारात्मक थे तो कुछ सकारात्मक थे। तो अभी देखते हैं कि कौन कौन से सकारात्मक थे और कौन कौन से नकारात्मक थे और उनका क्या क्या प्रावधान था। ठीक है, मॉन्टेग्यू कौन थे वास्तव में? ये भारत सचिव थे। क्या थे? भारत सचिव थे। जबकि चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय थे। कौन थे? वायसराय। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया? एक अधिनियम पारित किया। ठीक है, क्या किया? एक अधिनियम पारित किया जिसे हम क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इधर पूछा जाता है, प्रश्न ये पूछा जाता है कि किसके आधारित, किस पर आधारित था ये? तो वास्तव में आधारशिला जो थी वो मॉन्टेग्यू की थी। किसकी थी? मॉन्टेग्यू थी। तो इन्होंने क्या किया वास्तव में? इन्होंने, बिल्कुल लिखिएगा आप भी पेन को उठाकर, स्वशासन को विकसित करने के लिए, विकसित करने और उसे धीरे धीरे, एकदम से नहीं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, एकदम से नहीं, धीरे धीरे विभिन्न चरणों में, एक साथ नहीं, विभिन्न चरणों में क्या किया भैया? इसको लागू करने का प्रावधान किया, प्रावधान किया। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? पॉइंट क्लियर है ना? तो किसके ऊपर आधारित था? मॉन्टेग्यू के ऊपर आधारित था। क्लियर है पॉइंट? स्वशासन को विकसित करने के लिए और उसे धीरे धीरे विभिन्न चरणों में, है ना, इसमें विभिन्न चरणों में लागू करने का ये प्रावधान था। क्या? भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, तो आपको कारण पता लग गया कि क्यों आया? होम रूल के कारण आया था। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से, कि हुआ क्या कि इसमें जो विभिन्न चरणों में ये लागू किया गया, पहली बार ये घोषणा की गई, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, जो हम चीज लिख रहे हैं वो भी लिखिएगा। पूछा जाता है कि पहली बार किसकी भाई? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, पहली बार घोषणा करी गई। क्या घोषणा की गई भाई? कि सहराज्य, क्या भाई? सहराज्य अर्थात डोमिनियन स्टेट, किसकी? डोमिनियन स्टेट की स्थिति, इसको लिखिएगा आप, स्थिति प्रदान करने की बात की गई, है ना? आ रही है बात समझ में? हुआ था क्या वास्तव में? हुआ था ये कि किसका घोषणा पत्र आया भाई? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, किनका घोषणा पत्र आया? भारत सचिव का घोषणा पत्र आया, है ना? और ये प्रश्न भी पूछा जाता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये घोषणा पत्र कब आया था भाई? घोषणा पत्र कब आया था? इसकी डेट याद रखिएगा, 20 अगस्त 1917 में। मॉन्टेग्यू जो कौन थे? भारत सचिव थे। इनका घोषणा पत्र आता है वायसराय के पास में। ठीक है, तो होता क्या है वास्तव में? होता यह है कि ये घोषणा पत्र आया और इसको स्वीकृति कब मिली, ये भी डेट पूछी जाती है। अगर स्वीकृति की बात करें, स्वीकृति कब मिली इसको, तो स्वीकृति वास्तव में 23 दिसंबर 1919 को मिली। कब मिली? 23 दिसंबर 1919 को इसको स्वीकृति मिली। किस घोषणा पत्र को? मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र को। किसको? मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र को। पॉइंट क्लियर है? हुआ था क्या, ये दोनों के दोनों कहां जाते हैं? जब होम रूल आंदोलन हो रहा था तो ये दोनों के दोनों, वायसराय भी और भारत सचिव भी, शिमला जाते हैं, है ना? तो वहां बैठक होती है ना? तो वहां से ही ये प्रावधान निकल के आता है कि हम एक अधिनियम लेकर आते हैं और उस अधिनियम का नाम क्या रखा गया? भारत शासन अधिनियम 1919 रखा गया। क्लियर पॉइंट? ये सब चीजें बुक्स में मिल जाती हैं, आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, इसलिए इन पर ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। जो यहाँ के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, हम सिर्फ उन्हीं पर ही चर्चा करेंगे, है ना? हिस्ट्री में सब पर चर्चा होगी आपकी। ठीक है, तो हुआ क्या, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि स्वीकृति मिल गई भाई, 23 दिसंबर 1919 को स्वीकृति मिल गई। उसके बाद में केंद्र में इसमें जो प्रावधान आए, हेडिंग डाल लीजिएगा आप, प्रावधान। तो प्रावधान क्या क्या हुए कि केंद्र में द्विसदनात्मक संस्था की, यानी कि विधायिका की का भी इसमें प्रावधान किया गया। किसमें? केंद्र में। बिल्कुल समझिएगा, इसको अभी डिस्क्राइब करेंगे हम आगे। ठीक है, अब केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। इसको लिखिएगा आप ऐसे करके, जैसे हम लिख रहे हैं
कि केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल, किसकी? विधानमंडल की स्थापना, इसका प्रावधान आया भाई। क्लियर पॉइंट? स्थापना की गई थी। ठीक है, अब केंद्रीय मंडल, केंद्रीय स्तर के अंतर्गत दो बातें आई निकल के, एक थी आपकी राजस्व परिषद और दूसरी कौन सी होगी भाई? आपकी विधानसभा। दूसरी कौन सी होगी? विधानसभा। पॉइंट क्लियर है? केंद्रीय स्तर पर क्या की गई? द्विसदनात्मक विधानमंडल का स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत दो परिषद बनाई गई, यानी कि एक राज्य परिषद और एक विधान सभा बनाई गई। अब यहां से ये महत्वपूर्ण तथ्य है, यहां से प्रश्न बनता है। जो राज्यसभा था, राज्यसभा में अगर हम बात करें कि सदस्य कितने थे, तो 60 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 60 सदस्य थे। इन 60 सदस्यों में जो 27 सदस्य थे वे क्या थे? मनोनीत थे। ठीक है, और कितने बचे भाई? कितने बचे? 33। कितने बचे? 33 बचे ना। तो 33 क्या होते थे? निर्वाचित होते थे। यानी कि यहां पर संख्या क्या हो गई? निर्वाचित सदस्यों की संख्या ज्यादा हो गई। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि राज्य परिषद में जो सदस्य 60 थे आपके, तो उसमें मनोनीतों की संख्या ज्यादा होती थी या फिर निर्वाचितों की संख्या ज्यादा होती थी? तो आपका आंसर क्या होगा? निर्वाचितों की संख्या ज्यादा होती थी। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलेगा। अब विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में जो सदस्य होते थे, सदस्यों की अगर हम बात करें तो सदस्य 145 सदस्य। कितने? 145 सदस्य। और 145 में से ध्यान रखिएगा, जो 41 सदस्य थे, 41 सदस्य क्या होते थे? मनोनीत। क्या होते थे? मनोनीत। जबकि कितने बचे भाई? 104 बचे। 104 सदस्य क्या होते थे? निर्वाचित होते थे। क्या होते थे? निर्वाचित होते थे। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर आपको एक चीज स्पष्ट नजर आ रही है कि 1919 अधिनियम के तहत, अर्थात मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत जो निर्वाचितों की संख्या है, वह वहां पर क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। जबकि आपने सुना था मार्ले मिंटो सुधार में क्या हो रही थी? संख्या कम थी निर्वाचितों की। क्लियर है पॉइंट? प्रश्न घुमाकर दिया जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आइएगा आगे चलते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई आपकी? क्लियर है पॉइंट? द्विसदनात्मक। ठीक है, चलिए अब एक चीज और समझिएगा आगे। चलिए, नोट आउट करते रहिएगा आप भी भैया, जैसे हम बना रहे हैं आप भी इसको बना लीजिएगा ऐसे ही। ठीक है, देखिएगा अब हुआ क्या। वास्तव में पूछा, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि द्वैध शासन का जनक किसको कहा जाता है? जनक अर्थात पिता किसको कहा जाता है? तो वह किसको कहा जाता है? लियोनल क्रटीज को कहा जाता है। किसको? नियोलोक्रेटीज को। क्योंकि इनकी पुस्तक थी, उस पुस्तक में इन्होंने क्या बताया भाई? इस पुस्तक में इन्होंने द्वैध शासन के बारे में बताया। किसके? द्वैध शासन के बारे में बताया है। क्योंकि यहां पर अब प्रांतों में क्या हो गया था? अब प्रांतों में द्विशासन आ गया था। क्या हो गया था? प्रांतों में भी द्विशासन आ गया था। क्लियर है पॉइंट? केंद्र में तो आपका बना ही है, अब क्या हुआ? यानी कि प्रांतों में भी द्वैध शासन आ गया। द्वैध शासन क्या होता है? जब प्रशासन की शक्तियों को, किसकी? प्रशासन की शक्तियों को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही द्वैध शासन कहा जाता है। जैसे हम बात करें कि देखिएगा, दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस, दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, एक अलग राज्य है। ठीक है ना? आ रही है बात समझ में? लेकिन जो दिल्ली पुलिस है उस पर मुख्यमंत्री अर्थात जो केजरीवाल जी हैं, हमारे अरविंद केजरीवाल जी, उनका अधिकार नहीं है। उनका अधिकार इस पर नहीं है। उनका अधिकार किस पर है? कल्याणकारी कार्यों पर, शिक्षा, स्वास्थ्य। आपने देखा स्कूल कितने अच्छे बना दिए हैं उन्होंने, हॉस्पिटल कितने अच्छे, प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अच्छे हॉस्पिटल बना दिए हैं। ठीक है ना? लेकिन पुलिस और राजस्व यानी कि धन की जो शक्ति है वह किसके पास में? केंद्र के पास में है ना? किसके पास में है? केंद्र के पास में है। तो जब शक्तियों का विभाजन होता है प्रशासन के अंतर्गत, तो उसे ही क्या कहा जाता है? द्वैध शासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वैध
शासन कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है, चलिए। तो द्वैध शासन, हाँ इसको समझिएगा। तो पिता कौन है भाई? जनक कौन है? लियोन क्रिटिस। ठीक है, क्लियर है? पॉइंट आ रही बात समझ में? अब इसका अर्थ समझिएगा। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक का नाम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, डेयरकी। क्या था? डेयरकी पुस्तक इनका था। और इस पुस्तक का अर्थ भी क्या होता है, इसको अगर हम डिफाइन करें कि डाई प्लस आर्की। संधि विच्छेद बताइएगा हमें, कौन सी संधि विच्छेद है? संधि विच्छेद बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना? डेयरकी। तो डाई माने क्या होता है? दोहरा होता है। आर्की माने क्या होता है? शासन होता है। क्या होता है? शासन, है ना? आ रही है बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? तो लियोन ट्रिकिस जो है वो क्या है? द्वैध शासन के पिता है। द्वैध शासन के पिता किसको कहा जाता है? लियोनल क्रिटिस को कहा जाता है। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? डेयरकी है। ठीक है, इसी में इन्होंने क्या समझाया है? द्वैध शासन को समझाया है, बताया है। और डेयरकी का अर्थ क्या होता है? डाई माने होता है दोहरा, आर्की माने क्या होता है? शासन। पॉइंट क्लियर है? चलेगा, आगे चलते हैं। ठीक है, अब द्वैध शासन की बात आ रही है तो इसको समझिएगा बिल्कुल ध्यान से कि द्वैध शासन में क्या किया गया कि दो विषय बनाए गए। क्या बनाए गए? दो विषय बनाए गए, यानी कि प्रांत स्तर पर। इसको नोट करके लिखिएगा कि पहली बार, ये भी कब हुआ था? पहली बार हुई है ये चीज भी। जो चीजें हो रही है पहली बार हो रही है। पहली बार प्रांतीय स्तर पर क्या हुआ भैया? द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया। ठीक है, और कितने विषयों पर? दो विषयों पर। अब दो विषय कौन कौन से थे? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। वे दो विषय द्वैध शासन के कौन कौन से थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्वैध शासन के दो विषय देखिएगा। द्वैध शासन के दो विषय की अगर हम बात करें तो कौन कौन से थे? एक तो आरक्षित, पूछा जाता है ये प्रश्न, महत्वपूर्ण है। एक तो आरक्षित शक्ति और दूसरी हस्तांतरित। कौन सी? हस्तांतरिक शक्ति। ठीक है ना? दो शक्तियों में बांट दिया गया है प्रांत को, है ना? अभी हमने आपको बताया, दिल्ली का एग्जांपल दिया है आपको। अब हुआ क्या? जो आरक्षित शक्तियां थी वह किसके पास थी? वह वास्तव में भारत सचिव के पास थी। किसके पास थी? भारत सचिव के पास थी, यानी कि भारत सचिव के माध्यम से चल रही थी, अर्थात उसके परिषद के माध्यम से चल रही थी। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? उसके परिषद के माध्यम से चल रही थी। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि किसके संसद पर? ब्रिटिश, है ना? ब्रिटिश संसद के अधीन थी। किसके अधीन थी? ब्रिटिश संसद के अधीन थी। और यहां पर जो विषय दिए गए थे, यहां पर जो विषय थे आपके, वो कौन कौन से दिए गए थे? यानी कि महत्वपूर्ण विषय यहीं पर दिए गए हैं। बिल्कुल समझिएगा ध्यान से। महत्वपूर्ण जो विषय थे वास्तव में वो यहीं पर दिए गए थे। आरक्षित शक्ति अर्थात भारत सचिव को दिए गए थे, अर्थात उसकी परिषद को दिए गए थे, अर्थात संसद या सॉरी ब्रिटिश संसद को दिए गए थे। क्लियर है? विषय समझिएगा कौन कौन से विषय थे? पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी इसको ही दिया गया था। ठीक है, वित्तीय प्रशासन भी इसी को दिया गया था। ठीक है ना? वित्तीय क्या मामला सारा यही समझा देंगे, संभालेंगे अपने पास में। और जो प्रशासन है, प्रशासन भी इन्हीं के पास रहेगा। क्या रहेगा? प्रशासन भी इन्हीं के पास रहेगा। अब ये महत्वपूर्ण विषय तो यही है। अब महत्वपूर्ण विषय जब यही है और ये किसको दे दिए गए हैं? भारत सचिव को दे दिए गए हैं। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? जो हस्तांतरित शक्ति थी वो किसको दी जाती थी? जो विधानसभा के मंत्री होते थे, यानी कि जो भारत के मंत्री होते थे, मंत्रियों के अधीन कर दिया गया, है ना? मंत्रियों के अधीन हस्तांतरित शक्ति को। ठीक है, और वो मंत्रियां किसके अधीन थे भाई? मंत्री विधान सभा के प्रति उत्तरदायी थे। हेलो, हाँ चलिएगा, आइएगा, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हस्तांतरित शक्ति जो थी वास्तव में वह मंत्रियों के, जो भारत के मंत्री होते थे उनके अधीन थी। और विधानसभा के प्रति वह क्या थे? उत्तरदायी थे। ठीक है, इन्हें कौन कौन से विषय दिए गए थे भाई? इन्हें जैसे शिक्षा दे दिया गया, है ना? शिक्षा का विषय इन्हीं के पास में था। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भी इनको दे दिया गया, है ना? क्या दे दिया गया? स्वास्थ्य भी इन्हीं को ही दे दिया गया। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? और जितने भी कल्याणकारी,
जितने भी कल्याणकारी विषय थे वो सब इन्हें ही दे दिए गए। अब मेन पावर किसके पास में है? अभी भी मेन पावर वास्तव में भारत सचिव के पास में ही है। किसके पास में है? भारत सचिव के पास में ही है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं, समझिएगा। तो द्वैध शासन आप समझ गए हैं, यानी कि भाई पैसा चाहिए, पैसा तो इनके पास है, वित्तीय सब मामला इसके पास में है। किसके? भारत सचिव अर्थात ब्रिटिश संसद के पास में है या उसकी परिषद के पास में है। अब इनके पास में पैसा नहीं है तो ये कैसे कार्य करेंगे? समझ रहे हैं? चलिएगा, तो ये नकारात्मक बात थी इसकी। आ रही है बात समझ में 1919 अधिनियम की? ठीक है, चलिएगा। अब अगर हम बात करें, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि जो बजट है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, केंद्रीय बजट और प्रांत बजट को क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। ये भी इसका महत्वपूर्ण तथ्य है, बात को समझिएगा। इसको क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। केंद्रीय बजट को और प्रांत बजट को अलग कर दिया गया था। और सबसे बड़ी बात, जब बजट शब्द आ गया है तो इसको भी नोट आउट कर लीजिएगा। बजट की अगर हम बात करें तो इसे नोट करके लिखिएगा कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार, प्रदान करने का अधिकार किसको था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वित्तीय मामलों का अधिकार अर्थात बजट पर स्वीकृति करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के पास था। किसके पास था? विधानसभा के पास। पॉइंट क्लियर है? तो ये महत्वपूर्ण चीज हो गई है ना? आ रही है बात समझ में? ये भी पहली बार ही हुआ है, ठीक है, ये भी क्या हुआ है? पहली बार हुआ है। अब एक चीज और समझिएगा, हाँ लिखिएगा आप भी, हाँ ये सब चीजें महत्व, ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, आप नोट आउट करते हुए पॉइंट टू पॉइंट लिखते रहिएगा इन प्रावधानों को, ये पूछे जाते हैं। अब पहली बार ही क्या किया गया, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। बजट की बात समझ में आ गई आपके भाई, है ना? क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? अब एक चीज और नोट करके लिखिएगा, जब बजट की बात आ रही है तो वित्तीय संबंधी मामलों को छोड़कर, वित्त संबंधित मामलों को छोड़कर अन्य जितने भी मामले हैं, अन्य सभी मामलों यानी कि विषयों में दोनों को समान शक्ति दी गई, समान शक्ति प्रदान की गई थी। क्लियर है पॉइंट? किसको? सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़कर? वित्तीय संबंधी विषयों को छोड़कर अर्थात मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों को में दोनों, है ना, राज्य परिषद को भी और विधानसभा को भी दोनों को समान अधिकार दिए गए थे। लेकिन किसको छोड़कर? वित्तीय संबंधी मामलों को छोड़कर। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिए अब एक चीज समझिएगा, यहां पर एक पद का भी सर्जन होता है। बजट भी हमने समझ लिया है, एक पद का सर्जन किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर का पद भी पहली बार इसी अधिनियम के तहत आया। ये क्यों आया? जो भारत सचिव थे, यहीं पर आप लिख लीजिएगा, जो भारत सचिव थे के कार्यभार को कम करने के लिए, कम करने के लिए, है ना, कार्यभार को क्या करने के लिए? कम करने के लिए हाई कमिश्नर का पद का सर्जन किया गया। पॉइंट क्लियर है? अब प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बार, इसको समझिएगा बिल्कुल, पहली बार उत्तरदायी शासन का स्पष्ट, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, स्पष्ट उल्लेख किस अधिनियम में मिलता है ना? प्रश्न को समझिएगा। प्रथम बार उत्तरदायी शासन का स्पष्ट उल्लेख किस अधिनियम में मिलता है? तो किसमें मिलता है? 1919 करिएगा इसको, 1919 में मिलता है। किसमें मिलता है? 1919 में मिलता है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? चलिएगा अब दूसरा पॉइंट समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, ये भी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है कि पहली बार क्या किया गया? पहली बार ही प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का सर्जन किया गया। इसको लिखिएगा, पहली बार किसका? प्रत्यक्ष, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, प्रत्यक्ष
निर्वाचन पद्धति का प्रावधान भी इसी के तहत हुआ है। जब प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का उल्लेख हुआ है तो इसको समझिएगा। अब इसी के तहत क्या किया गया प्रत्यक्ष में कि जो महिलाएं हैं हमारी, है ना, जो हमारे देश की महिलाएं हैं, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार भी इसी अधिनियम के तहत आया है ना। क्या हुआ है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी इसी 1919 के तहत ही आया है। क्लियर पॉइंट चलेगा, है ना। ये प्रश्न पूछे जाते हैं भैया बार बार, इनको आप भूलना नहीं है। और भैया जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और लाइक और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा, इसको समझिएगा, लोकसभा आयोग का गठन भी इसी 1919 अधिनियम के तहत किया गया था, है ना। आ रही है बात समझ में, क्लियर पॉइंट। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचक मंडल, है ना। बंगाल विभाजन तो 1905 में हो चुका है, उसके बाद में अब इसमें वृद्धि कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, निगेटिव पॉइंट है इसका, क्या है, निगेटिव पॉइंट। अब क्या कर रहे हैं, निर्वाचन मंडल का बढ़ाव कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, है ना। तो इसी में ही क्या किया इन्होंने, बिल्कुल समझिएगा, इसमें लिख लीजिएगा आप लोग। इसी के तहत इन्होंने क्या किया, जो पंजाब था, पंजाब के जो सिख समुदाय है हमारा, उसको पृथक निर्वाचक किया। जो मद्रास के गैर ब्राह्मण थे तो गैर ब्राह्मणों को भी क्या कर दिया इन्होंने, पृथक निर्वाचक कर दिया है। ईसाइयों को पृथक निर्वाचक कर दिया है, एंग्लो इंडियन को भी कर दिया है, और जितने भी यूरोपियन यहाँ पर रह रहे थे उन्हें भी क्या कर दिया है, पृथक निर्वाचन मंडल कर दिया है। अर्थात सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की भी शुरुआत कर दी गई थी, उसी का ही विस्तार कर दिया गया था। क्लियर पॉइंट, आ रही है बात समझ में। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि मूडी मैम समिति, ये बहुत महत्वपूर्ण पूछी जाती है। मूडी मैम समिति का गठन भी इसी अधिनियम के तहत किया गया। ये क्यों किया गया, तो द्वैध शासन था आपका, जो द्वैध शासन था, द्वैध शासन व्यवस्था की समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया गया। द्वैध शासन की व्यवस्था की समीक्षा के लिए मूडी मैम समिति का गठन किया गया, है ना। और एक आयोग का गठन और किया गया था, है ना, एक आयोग का गठन और किया गया जो यह देखता कि भारत शासन अधिनियम 1919 सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, और उसकी जांच, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस आयोग का गठन किया गया और उसकी जांच के लिए 10 वर्षों का समय दिया गया। अर्थात 10 वर्ष बाद क्या होगी, उसकी जांच होगी कि ये सही कार्य कर रहा है अधिनियम या नहीं कर रहा है। पॉइंट क्लियर है, आ रही बात समझ में। इसी के तहत कैग की क्या की गई, पद की सर्जन किया गया, कैग पद का। आपको कैग की फुल फॉर्म बतानी है, कंट्रोलर, चलो हम नहीं बताएंगे, कमेंट करके बताइएगा कैग की फुल फॉर्म, ठीक है। आ रही है बात समझ में, चलेगा। कैग पद का सृजन भी इसी अधिनियम के तहत किया गया। क्लियर है। अब बात करें अगर हम भारत सचिव, भारत सचिव को वेतन कहां से मिल रहा था, भारतीय राजकोष से मिल रहा था, लेकिन अब वेतन उसको कहां से मिलेगा, ब्रिटिश कोष से मिलेगा। किससे, ब्रिटिश कोष से मिलेगा। यह भी इसमें क्या था, प्रावधान था। क्लियर पॉइंट, ये भी क्या था, इसमें प्रावधान किया गया था। क्लियर पॉइंट, आ रही है बात समझ में। तो बजट भी आपको पता है कि बांट दिया गया था, बजट भी किसमें, केंद्रीय बजट में और किसमें, प्रांतीय बजट में बांट दिया गया था। 2 बजटों में बांट दिया गया था ना। क्लियर पॉइंट, आ रही है बात समझ में। इसी में ही एक और प्रावधान किया गया था, जो मॉन्टेग्यू थे हमारे, है ना, जो मॉन्टेग्यू थे सचिव, भारत सचिव, इनकी संख्या में भी वृद्धि, यानी कि जो इनकी परिषद थी, जो इनकी परिषद थी, उनकी संख्या में भी प्रावधान किया गया। यानी कि कम से कम कितने हो सकते हैं, कम से कम यहाँ पर सदस्य कितने हो सकते थे, 8 हो सकते थे, और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते थे इस परिषद में, ज्यादा से ज्यादा 12 सदस्य हो सकते थे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, बार बार परीक्षाओं में आता है। और एक प्रावधान और था, उसको भी लिख लीजिएगा
क्या था भाई? जनता का अधिकार, है ना, जनता का मताधिकार कितना कर दिया? 3% से 10% किया गया। वो हमने बताया था ना आपको, अभी याद आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा है? आरक्षित शक्ति और हस्तांतरित शक्ति बताया था आपको अभी, ठीक है। केंद्रीय स्तर पर बताया था आपको, केंद्रीय स्तर पर क्या हुआ था? द्विसदनात्मक विधायकी बताया था, है ना, कि राज्यसभा में कितने होंगे? राज्यसभा में 33 सदस्य क्या होंगे भाई? निर्वाचित होंगे, जबकि विधानसभा में कितने होंगे निर्वाचित? विधानसभा में 104 सदस्य होंगे। तो क्या हुआ? 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 10% इसको कर दिया गया। तो प्रतिशत जो है वह भी महत्वपूर्ण बन जाता है ना। कभी कभी प्रतिशत में भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्लियर है पॉइंट? अब इस मॉन्टेग्यू को जितने भी हमारे नेता थे, विचारक हैं, उन्होंने अलग अलग इसको संज्ञा दी है। क्या दी है देखिएगा। मॉन्टेग्यू ने इनको क्या कहा? यह तो अंतरकालीन उपमत है भारत का ब्रिटिश संसद द्वारा शासन और भारतीय जनता के लिए प्रतिनिधियों द्वारा शासन के बीच यह एक पुल के समान है। तो कभी कभी खाली एक पुल के समान भी पूछ लेता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? 1919 अधिनियम को भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल। एक और संज्ञा दी थी इन्होंने, इसको हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, बोस साहब ने ही क्या कहा था कि जनता के लिए, ऐसे भी प्रश्न बनता है, बंधक गांठ दिए हैं, है ना। आ रही है बात समझ में? सेम वही चीजें हैं, घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है। श्रीनिवासन जो थे, उन्होंने क्या कहा कि नौकरशाही प्रशासन की पद्धति का प्रथम उल्लंघन यही है भारत शासन अधिनियम 1919। क्लियर पॉइंट? लोकमान्य तिलक जो साहब हैं, उन्होंने क्या कहा? असंतोषप्रद और निराशाजनक एक बिना सूरज का सवेरा है। कभी कभी खाली ये भी पूछ लिया जाता है कि एक बिना सूरज का सवेरा संज्ञा किसने दी है? तो लोकमान्य तिलक जी ने दी है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? कांग्रेस ने क्या कहा इसको? कांग्रेस ने इसको असंतोषजनक प्रावधान कहा है। असंतोषजनक प्रावधान संख्या इन्होंने ही दी है। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और कमेंट और लाइक करके हमें बताइएगा लेक्चर अच्छा लगा है नहीं, हम वेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।